जब सुदीप्तो सेन आए थे तो एक 1.5 पेज 2 पेज की कहानी लेके आए। करीब करीब 25 से 30 लड़कियों के वीडियो इंटरव्यूज़ देखे जिनमें उन्होंने अपनी कहानी का बयान किया था। फिर हम केरला गए और रिसर्च की। हमारे देश में लोगों को पता होना चाहिए कि ये 32,000 का आंकड़ा है, ये बहुत सीरियस मैटर है। ध्रुव राठी ने एक वीडियो बनाया मेरी फिल्म के बाद और उसने कहा कि ये 32,000 का नंबर गलत है और जब 32,000 के आंकड़े को हमने साबित कर दिया तो आप गायब हो जाना चाहिए। ये लॉबी जो है, इनको झूठ बोलने में ना एक पैसे की शर्म नहीं आती। लोगों ने बहुत कोशिश की उन पिक्चरों को डिस्क्रेडिट करने की। आज भी लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि हमारे एरिया में इतनी लड़कियों को आपने बचा लिया, क्योंकि अभी उन लड़कियों में से बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो अपने घर वापस नहीं जा सकती। बहुत बड़ा टैलेंट है हमारे घर में, शेफाली। आपको उस टैलेंट को रिस्पेक्ट करना है। आपका सपोर्ट ही सबसे बड़ी चीज होती है। जब आपको पता है कि आप काम कर सकती हो, और हर बार जब आप काम करती हो तो आप फिल्म फेयर अवार्ड या नेशनल अवार्ड ले आती हो। जैसे मेरे पिताजी ने मुझे मेरा काम करने दिया, तो मैं ऐसा मानता हूं कि हर इंसान को वो हक होना चाहिए। Vipul, a topmost producer, director of big commercial films, makes Kerala Story, Bastar, which is a very big thing और बहुत 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 ही बड़ा डिसीजन है ये। एक वेल सेटल्ड प्रोड्यूसर picks up a subject which is an interesting subject and throws a challenge to the society. And through his films, he exposes the hypocrisy of the society and एक जमात जो इन चीज़ों में बिलीव नहीं करती है, क्रिटिसाइज करती है। मैं ये जानना चाहता हूँ, इनफैक्ट ऑडियंस ऑल्सो शुड नो कि एक तो सब्जेक्ट डेफिनेटली आपको अच्छा लगा होगा इसलिए आपने बनाई है। इतना रिस्की सब्जेक्ट उठाने का और फुल ब्लोन सपोर्ट करने का, डायरेक्टर्स वेर डिफरेंट डायरेक्टर्स, यू डिडंट डायरेक्ट दोस फिल्म्स, बट एक सपोर्ट स्ट्रक्चर एज अ प्रोड्यूसर to narrate a story to people which was mind-boggling and it was a big shock to the audience and the public. That's why films did, Kerala Story especially, did very well. What was the reason of your basically choosing this subject and supporting this subject? मेरे पास जब सुदीप्तो सेन आए थे तो एक 1.5 पेज 2 पेज की कहानी लेके आए थे और मैंने वो कहानी पढ़ी और मैंने उनको तभी पूछा कि ये सच है, ऐसा होता है? क्योंकि मैं नहीं मानता कि इस देश में ऐसा होता है और कोई कुछ कर नहीं रहा है। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको ले चलता हूँ वहाँ पे, आप देखो। तो मैं कहा कि दादा अगर ये सच है तो ये फिल्म मैं बना रहा हूँ, और फिर कोई डिस्कशन नहीं है। पर पहला टेस्ट हमें ये साबित करना पड़ेगा अपने आप को कि ये सच है। फिर उन्होंने मुझे अपनी एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई जो इसी सब्जेक्ट पे उन्होंने बनाई थी, वो मैंने देखी। उसके बाद मैंने करीब करीब 25 से 30 लड़कियों के वीडियो इंटरव्यूज़ देखे जिनमें उन्होंने अपनी कहानी का बयान किया था। उसके बाद कोई डाउट नहीं रह गया था, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि हमें और तहकीकात करनी चाहिए। फिर हम केरला गए और रिसर्च की और मुझे लगा कि जो मैं अपने आप को काफ़ी अवेयर इंसान मानता हूँ, लेकिन मुझसे ज़्यादा अनपढ़ कोई इंसान नहीं है। मुझे पता ही नहीं कि ऐसा हमारे देश में हो रहा है। और फिर हमने तय किया कि बिल्कुल खुल के, बिल्कुल बोल्ड तरीके से इस फिल्म को हम बनाएंगे। मैं उस फिल्म का फिर राइटर भी बना, साथ में को राइटर, और मैं क्रिएटिव डायरेक्टर भी बना उस फिल्म का, दोनों फिल्मों का, केरला स्टोरी और बस्तर। क्योंकि मुझे लगा कि ये इस फिल्म को मैं अपनी जितनी मेरा एक्सपीरियंस है, मेरी जितनी अकल है, मैं पूरा कमिटमेंट के साथ इन दोनों पिक्चरों को करना चाहता हूँ। मुझे पता था कि लोग, जब ये एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ लोगों के सामने आएगा तो एक लॉबी खड़ी हो जाएगी, इसे डिस्क्रेडिट करेगी, झूठ बोलेगी, कहेगी कि हमने सब गलत किया, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। हमें ये भी बोला गया कि तुम पॉलिटिकली करेक्ट हो जाओ, एटलीस्ट 2-3 अच्छे मुस्लिम कैरेक्टर उस फिल्म के अंदर क्यों नहीं दिखा देते।
तो मेरा एक ही जवाब था कि मैंने जब इन लड़कियों को पूछा कि आपके पास आसपास में कोई तो अच्छा मुस्लिम इंसान आपको मिला होगा ना, तो उन्होंने कहा कि कोई मिला भी होगा तो आज याद नहीं आएगा क्योंकि हमने इतना भुगता है। तो मैंने कहा जब मैं उनकी कहानी लोगों को दिखा रहा हूँ और उनके पॉइंट ऑफ व्यू से दिखा रहा हूँ, बैलेंस तो मैं वही दिखाऊंगा जो उन्होंने महसूस किया या उन्होंने जो भुगता। तो बैलेंसिंग एक्ट कैसे कर पाता, और नहीं करूँगा। और अगर हम एक एक कुछ ग्रुप्स हैं जो मिलके एक देश में अगर एक इतना बड़ा स्कैम चला रहे हैं, तो उसको आप अगर खुल के एक्सपोज नहीं करोगे तो बात लोगों के दिलों को छुएगी कैसे। तो फिर हमने उन सब चीज़ों को साइड पे करके बिल्कुल ईमानदारी से एक पिक्चर बनाई। और लोगों ने बहुत कोशिश की उन पिक्चरों को डिस्क्रेडिट करने की, लेकिन जब वो लोगों के दिलों को टच कर गई केरला स्टोरी, तो फिर उसके बाद लोगों ने ये सब सुनना बंद किया। और एक्चुअली केरला स्टोरी से आज अब तो 2.5 साल होने आया, 2 साल अभी हुए, सॉरी, मई में। आज भी लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि हमारे एरिया में इतनी लड़कियों को आपने बचा लिया, हमारे एरिया में इतनी लड़कियों को बचा लिया। तो सुन के अच्छा भी लगता है कि एक फिल्म की वजह से कुछ लोगों की ज़िंदगियों पे एक पॉजिटिव असर आया है। तो हमारी फिल्म पूरी तरह से एक अपने जो टारगेट पे थी वहाँ पे पहुँची। जब ये कहानी मैंने सुनी थी और जब मुझे सारा रिसर्च मैंने देखा, तो मैं मान नहीं पाया कि हमारे देश के अंदर कुछ लोग ऐसा बिहेव करते हैं। और मतलब मैं अभी भी उन लड़कियों के साथ हमारा अभी भी संपर्क है, हम उनसे बात भी करते हैं जो केरला में विक्टिम्स हैं। आज भी आप उनकी ज़िंदगी के बारे में सुनते हैं तो आपका दिल दहल जाता है, क्योंकि अभी उन लड़कियों में से बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो अपने घर वापस नहीं जा सकती, क्योंकि उनको धमकी मिलती है, उनके माँ बाप को धमकी मिलती है कि अगर आपकी बेटी को घर में लिया तो फिर जान से हाथ धोना पड़ेगा। तो इतना सब भुगतने के बाद भी आज वो लड़कियां अपने घर नहीं जा पा रही हैं, कई लड़कियां। तो बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है और गुस्सा भी आता है कि इनको क्यों कोई पनिश नहीं करता। विपुल, एक कमाल का माहौल बना है अपने देश में, वो ये कि या तो लोग इस पॉइंट ऑफ व्यू से फिल्में देखने की आदी नहीं थे या चाहते नहीं थे कि ऐसी फिल्में बने। एक्सपीरियंस तो मैंने जब शीन बनाई तब मुझे रिएक्शन मिला था, फिर विवेक ने कश्मीर फाइल्स बनाई तब ये रिएक्शन, बोथ ऑफ योर फिल्म केरला स्टोरी। एक माहौल ये बनता है कि ये प्रोपेगेंडा फिल्म है। हमने कभी किसी भी फिल्म को या कभी किसी भी एरियाज को पकड़ने वाले फिल्म, हमने कभी अपने कलीग्स ने जो फिल्में बनाई एक सब्जेक्ट को लेके, जो सवाल करती है किसी सब्जेक्ट को लेके, चाहे वो फराह हो या कोई भी ऐसी फिल्में हो, हमने कभी उस एंगल से देखा नहीं। हमने सीरियसली एज ए फिल्म मेकर हमने उस फिल्म पे रिएक्ट किया। ये क्या रीज़न है कि जब हम इस साइड के, when it comes to Hindus, परसिक्यूशन या उनका जेनोसाइड या उनकी एथनिक क्लींजिंग की बात करते हैं, तो ये तबका जो है, ये लेफ्ट लिबरल्स का, ये इसको प्रोपेगेंडा क्यों बोलता है? ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है, ऐसा नहीं कि ये हादसे नहीं हुए, जैसे तुम्हारी केरला स्टोरी की लड़कियों, द गर्ल्स हैव गॉन थ्रू दैट ट्रॉमा। व्हाई इज दिस सेक्ट ऑफ पीपल, दे कॉल दिस फिल्म एज प्रोपेगेंडा फिल्म्स? क्योंकि उन लोगों में झूठ बोलने की जो ताकत है वो बहुत बड़ी है। वो लोग खुल के झूठ बोलते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ध्रुव राठी ने एक वीडियो बनाया मेरी फिल्म के बाद, और उसने कहा कि ये 32,000 का नंबर गलत है, और इन्होंने क्लेम किया है कि केरला की असेंबली में सीएम ने एक पेपर रखा है जिसमें 7,500 का नंबर है। मेरी बहुत बड़ी रिसर्च टीम है और हमारी रिसर्च टीम ने देखिए खोज निकाला है, ये 2,500 का नंबर है, तो वगैरह वगैरह। हमने जून के महीने में एक वीडियो बनाया और उसके अंदर हमने वो 7,700 का, हमने 17 मिनट का एक वीडियो है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, जिसके अंदर हमने ये 32,000 का जो आंकड़ा था, जिसको बार बार झूठा है बोला जाता था, उसका टोटल जोड़ के आंकड़ों के साथ बता दिया। उसमें हमने एक सवाल ध्रुव राठी से किया था, असेंबली का एक पेपर डॉक्यूमेंट विच वॉज प्रेजेंटेड इन द असेंबली के रिकॉर्ड में से निकाल के हमने दिखाया, उसमें 7,700 का नंबर प्रिंटेड है।
तो हमने कहा कि भैया ध्रुव राठी आपकी रिसर्च टीम एक पन्ना और पलटती तो ये भी मिल जाता मिल जाता करेक्ट। पर वो एक पन्ना आपकी टीम ने पलटा नहीं। तो अब आपका क्या कहना है? कभी आपने रिएक्शन सुना ध्रुव राठी का? जवाब दिया उसने? नहीं दिया। अच्छा, मैंने ये 32,000 का वीडियो बनाया, एक एक आंकड़ा हमने दिया कि कहाँ कितने लोग हैं, संस्थाओं के नाम, लोगों के नाम दे के हमने कहा कि इस इंसान के पास जाइए, आपको बताएगा रजिस्टर खोल के, वगैरह वगैरह। उसके बाद मैंने वो सारे न्यूज़ चैनल्स को भेजा वीडियो, और मैंने कहा इस पे डिबेट करिए, नॉट बिकॉज ऑफ माई फिल्म, मेरी फिल्म तो 1 महीने के ऊपर हो गया, तो बिजनेस तो हमारा हो चुका, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नेशन, एक्सपोजिंग देम, या करेक्ट। हमारे देश में लोगों को पता होना चाहिए कि ये 32,000 का आंकड़ा है, ये बहुत सीरियस मैटर है। 2 दिन बाद मैंने किया कि क्या हुआ, तो उन्होंने कहा वो दूसरी साइड आना नहीं चाहती डिबेट में। तो 1 महीना तो आप लगे रहे, पिक्चर के पीछे पड़े रहे, करेक्ट। और जब 32,000 के आंकड़े को हमने साबित कर दिया तो आप गायब हो जाना चाहते हो। तो होता क्या है कि ये लॉबी जो है, इनको झूठ बोलने में ना एक पैसे की शर्म नहीं आती। अभी भी आप देखिए ना, अभी जो इंडिया पाकिस्तान का जो छोटा एक 4 दिन में हमने जो कारनामा किया, उसके बाद कितना झूठ चल रहा है, करेक्ट, और बिंदास बोला जा रहा है। और इनके एक प्रॉब्लम क्या है कि जब आप सोशल मीडिया पे सवाल उठाते हो, वो कितना भी झूठा हो, उसके अगेंस्ट एक्शन नहीं लिया जाता। करेक्ट। तो इनको पता है कि हम तो कुछ भी बोल के निकल जाएंगे, और कुछ भी मतलब दे पोज क्वेश्चंस टू योर रेज, इतना डाउट क्रिएट कर लेते हैं आपके काम में और आपके ऑनेस्टी में कि बिजी कर देते हैं पूरे लोगों को, उनको कोई शर्म नहीं है इन लोगों को। और ये लॉबी बहुत बड़ी है, क्या बहुत सारे लोग हैं इस लॉबी में, और वो बिल्कुल खुल के झूठ बोलते हैं और एक दूसरे को बहुत सॉलिड कवर फायर देते हैं। इकोसिस्टम तो बहुत बहुत कमाल का इकोसिस्टम है, बहुत बड़ा है इनका इकोसिस्टम। तो ये नॉइस क्रिएट कर देते हैं और एक डाउट क्रिएट कर देते हैं, लेकिन जब फिल्म चल जाती है ना, तो क्या वो विवेक की कश्मीर फाइल को रोक पाए? नहीं रोक पाए। लोग गए ना थिएटर में, आप कुछ भी बोलो, लोग इतने बेवकूफ़ भी नहीं है कि आपकी हर झूठी बात को सच्चा मान ले। क्या आज कोई मान रहा है कि हमारे राफेल गिर गए? कोई नहीं मान रहा है। आप चिल्लाते रहो। और मैं ये सवाल हर भारत के हर नागरिक से हर बार करता हूँ कि आपको किसी भी एक फिल्म मेकर की किसी एक टेक्निक से या किसी एक नज़रिए से प्रॉब्लम हो सकता है। समझिए आपको केरला स्टोरी से प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, आपका प्रॉब्लम, आपका डेमोक्रेटिक राइट है, आपका हक है, लेकिन आपको भारत देश से तो तकलीफ नहीं है ना। तो विपुल शाह मायने नहीं रखता, करेक्ट, भारत मायने रखता है। करेक्ट। तो आप कोई भी ऐसा प्रोपोगेंडा बोलने वाला आदमी जो कुछ भी बोल रहा है, उस पर थोड़ा बहुत तो रिसर्च कर ही सकते हैं, करेक्ट, उसे मान लेने से पहले। और अगर वो आदमी आपको 15 अलग अलग टॉपिक पे झूठ बोलता हुआ दिखे, तो आपकी अपनी समझदारी पे है कि आप उसे बॉयकॉट करोगे या नहीं करोगे। बॉयकॉट का मेरा मतलब ये नहीं कि कोई मोर्चा निकालो, खाली उसे फॉलो करना बंद कर दो। सोशल मीडिया पे बॉयकॉट का क्या मतलब है? मैं अनफॉलो कर दूंगा, बात खत्म हो गई, अनसब्सक्राइब कर दूंगा, आपकी मौत वैसे ही हो जाएगी, आपके झूठ की मौत। जब लोग ये नहीं करते तो ये सारे इकोसिस्टम को बहुत ताकत मिलती है। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में थोड़ा रिसर्च करने की आदत अगर हमारे देश के लोग डाल दें, और आप किस इंडिविजुअल से प्यार करते हो या नहीं करते वो मायने नहीं रखता, या उन्हें नफरत करते हो मायने नहीं रखता। अगर आप देश से प्यार करते हो, भारत से आपको प्यार है, तो थोड़ा रिसर्च आपको करना चाहिए। अंधे बन के हर बात का विश्वास नहीं करना चाहिए, चाहे मेरी बात हो चाहे किसी और की बात हो। मैं बोल रहा हूं कि केरला स्टोरी ट्रुथ है, रिसर्च करिए है कि नहीं है। कोई बोल रहा है ये झूठी है, ध्रुव राठी ने बोला ये झूठी, तो चेक करिए सच है या झूठ है, फिर तय करिए कि अरे यार ये आदमी झूठ बोल रहा है। क्या आप एक झूठे आदमी को सपोर्ट करना चाहते हो? और चाहे वो मैं हूं चाहे वो ध्रुव राठी है, आप तय कर लो। जो झूठा है उसे सपोर्ट करना बंद कर दो, करेक्ट, बात खत्म। You know, Vipul, during your conversation, you
narrated how did you work with actors, जैसे वो बच्चन साहब हों या कोई भी हो for that matter. Accessibility to actors was brilliant, absolutely. एक नया डायरेक्टर बच्चन साहब जैसे शख्स के पास जाके उसको नरेट करता है, उसको बुला के उसकी ड्रीम पूरी करता है, दैट काइंड ऑफ अ थिंग. वो टाइम था जब आपने आंखें बनाई या जो भी जितनी भी फिल्में आपने बनाई. टाइम हैज़ चेंज वेयर देर आर वॉल्स, एक के बाद एक के बाद एक, मैनेजर्स, सेलिब्रिटी मैनेजर्स, उनके ईपीज, उनके सेक्रेटरीज, 10-10, 15-15 लोग जो हैं उस एक्टर को घेरे रहते हैं. और आपको शायद नहीं इतनी तकलीफ होती होगी, बट अगर एक इंडस्ट्री को आगे चलना है तो लॉट ऑफ न्यू पीपल, जैसे आप उस वक्त थे वैसे आज भी जो है काम करने के, उनकी एक्सेसिबिलिटी का प्रॉब्लम है. एक्टर्स का कॉस्ट इफेक्टिव ऑफ मेकिंग अ फिल्म, बिकॉज यू आर अ प्रोड्यूसर ऑल्सो, कारवां बढ़ गया है, खर्चे बहुत बढ़ गए हैं, काफ़ी एक्सपेंसिव हो गया है जहाँ तक एक्टर्स की फ़ीस है, खर्चा पर डे, ये वो सब कुछ, चाहे वो उनका पेरिफेरल हो जो भी कुछ है. एंड एज इट इज़ फिल्म्स का पूरा एक माहौल जो है वो गड़बड़ चल रहा है, जो हमारा माहौल है वो. वेयर डू यू थिंक दिस इंडस्ट्री इज गोइंग टूवर्ड्स, एंड हाउ हैज़ OTT as a platform, as a way out, come to us as a disguise or as a support structure to the entire industry? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि हमने अपनी जो फिल्में हैं वो आज हम ना एक 50-100 मल्टीप्लेक्स के लिए बनाने लगे हैं. हम ऑल इंडिया फिल्म बनाना भूलते जा रहे हैं. क्या बात. अब इसके जो भी रीज़न हो, मैं बहुत सारे रीज़न बता सकता हूँ, लेकिन अगर हम ऑल इंडिया फिल्म नहीं बनाएंगे तो ये प्रॉब्लम, एक्टर 0 फी पे काम करेगा तो भी प्रॉब्लम होगा, क्योंकि फिल्म चलेगी नहीं. आप आज मेकिंग भी महंगी हो गई है. Yeah. तो अगर महंगी मेकिंग वाली फिल्म, चलो एक्टर ने कोई पैसा नहीं लिया, लेकिन आपकी फिल्म ही 25-50 मल्टीप्लेक्स के लिए बनी हुई है, तो वो फिल्म तो चलेगी नहीं. अगर वो नहीं चलेगी तो OTT वाले भी आपको उसके लिए पैसे नहीं देंगे, ना सैटेलाइट वाले देंगे, तो आपकी रिकवरी फिर नहीं होगी. हम 2 बड़े प्रॉब्लम्स हैं जिनके ऊपर हमें काम करना चाहिए. एक है कि हमारी स्क्रिप्टें कैसे ऑल इंडिया बनना शुरू हो वापस, और हम 50-100 मल्टीप्लेक्स की बजाय 5000 स्क्रीन में पसंद आने वाली फिल्म कैसे बनाएं, इसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा फोकस करें. और एक्टर और डायरेक्टर की फीस के ऊपर, सिर्फ एक्टर्स ज़्यादा पैसा लेते हैं ऐसा नहीं है, डायरेक्टर्स भी बहुत पैसे मांगते हैं. तो इनको हमें समझाना पड़ेगा और इनके साथ डायलॉग करके इनको एक सही सिचुएशन में लाना पड़ेगा. मैं मानता हूँ ये बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए. प्रॉब्लम क्या होता है कि हमारे प्रोड्यूसर्स एक दूसरे के पैर खींचते रहते हैं. तो अगर मैं किसी एक्टर को ये बोल के आया कि सर मैं अपफ्रंट फ़ी या बड़े फ़ी के अगेंस्ट हूँ, हम मिल के कुछ और तरीका निकालते हैं, मेरे दरवाजे के बाहर जाते ही दूसरा एक प्रोड्यूसर अंदर आता है जो बोलता है सर आपने जो बोल दिया वो पत्थर पे लकीर, ये लीजिए चेक. तो वो मेरे साथ काम करने की बजाय उस प्रोड्यूसर के साथ काम करना ज़्यादा पसंद करेगा, और उसकी वजह से हम एक करेक्ट इकोनॉमी को अचीव नहीं कर पा रहे. तो पहला काम है हमें हमारी स्क्रिप्टों को ठीक करना है. दूसरा काम है कि हमें एक्टरों की फ़ी और डायरेक्टर की फ़ी को एक सही दायरे में ले आना है. एक्टर कितना पैसा ले जाता है ये मेरा इशू नहीं है, वो किस मॉडल में ले जाता है वो इशू है. अगर वो प्रॉफिट शेयर में है और वो प्रॉफिट शेयर में 100 करोड़ ले जाए, भाई वो 100 करोड़ ले जाएगा तो मैं भी तो कुछ ले जाऊंगा. करेक्ट. हम विन विन पे आ जाएंगे. आज ये हो रहा है कि मैं कभी कभी विन करता हूँ और मोस्ट ऑफ द टाइम लूज करता हूँ, क्योंकि फी स्ट्रक्चर ऐसे हैं. तो एक्टर क्या पैसे लेता है ये इशू नहीं है, वो किस मॉडल में हम पैसे देते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है. और उसके ऊपर मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा सोच रहा है, क्योंकि सबको लगता है यार एक्टर है ही इतने कम, तो एक बार एक्टर हाँ बोल दे तो फिर उसके बाद कोई डिबेट मत करो, वो जो बोले हाँ बोलते चले जाओ. और फिर हम क्या करेंगे कि फिल्म को सस्ते में बनाएंगे, तो फिर हम फिल्म की क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर देते हैं. फिर हम रोते हैं जब फिल्म नहीं चलती, और बैठ के अपने ऑफिस में बुराइयां करते हैं कि हमने इतने पैसे एक्टर को दे दिए.
तीसरा एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, मुझे ऐसा लगता है कि हर एक एक्टर का जो भी सपोर्ट सिस्टम है, उनका टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसियाँ, और वो उनको जो भी अपना ओपिनियन स्क्रिप्ट पे देती हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जब तक एक्टर खुद स्क्रिप्ट पढ़ के डिसीजन नहीं लेंगे, तब तक ये प्रॉब्लम रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी का कोई रोल नहीं है, दे आर गुड एडवाइज़र, वो रिसर्च करते हैं, वो अपने एक्टर की ब्रांड वैल्यू को असेस करते हैं वगैरह वगैरह, वो उनका एक काम है और उनका एक बहुत कंसिडर्ड ओपिनियन होता है जो वो एक्टर को बोलते हैं। लेकिन जब तक एक्टर खुद स्क्रिप्ट पढ़ के डिसीजन नहीं लेगा कि मैंने आपकी भी सुन ली, मैंने डायरेक्टर की भी सुन ली, मैंने स्क्रिप्ट भी पढ़ा, आप कह रहे हैं कि ये स्क्रिप्ट मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन एज एन एक्टर मुझे लग रहा है कि यार ऐसा रोल मैं कैसे छोड़ सकता हूँ, तो ये फिल्म मैं करूँगा। वो एक एक्टर को खुद वो डिसीजन मेकिंग पे आना पड़ेगा। बेसिक विपुल, वो तो ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि सपोज एक डायरेक्टर है जिसने बहुत कमाल कमाल की फिल्में बनाई है, आई डोंट टेक नेम्स, कोई भी हो, उसने उसका एक बैकड्रॉप है, उसका नए डायरेक्टर की बातें नहीं कर रहा हूँ मैं, बहुत कमाल कमाल की स्क्रिप्ट लिखी हुई बनाई है, और हमारे देश में ऐसे ऐसे डायरेक्टर हैं, वो एक स्क्रिप्ट के लिए अप्रोच करते हैं किसी एक्टर को या किसी स्टार को या किसी को भी। अब जब उसकी स्क्रिप्ट जब आपके पास आती है, वो स्क्रिप्ट एक न्यू कमर अभी अभी मास मीडिया कॉलेज से निकला हुआ है या निकली हुई है, वो टैलेंट एजेंसी में उसको जॉब मिलता है और टैलेंट एजेंसी में काम करती है, करता है वो कैसे इतने अच्छे डायरेक्टर की स्क्रिप्ट को एनालाइज कर सकता है? व्हाई इज दिस अलाउड एट द वेरी फर्स्ट इंस्टेंट? आई एम ट्राइंग टू से इज दैट वो कैसे एनालाइज कर सकता है उसकी आई एम नॉट अगेंस्ट दैट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि उसका इंटेलिजेंस लेवल इज नॉट ऑफ द इंटेलिजेंस लेवल ऑफ राजकुमार ईरानी, विपुल शाह, मधुर भंडारकर, अनुराग कश्यप, राम गोपाल वर्मा का इंटेलिजेंस लेवल नहीं है। वो कैसे एडवाइस कर सकता है एक्टर को कि साहब ये आपके लिए बहुत करेक्ट स्क्रिप्ट है या आपके लिए करेक्ट स्क्रिप्ट नहीं है? मैं उस सोच को लेके मेरा प्रॉब्लम है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, हर यंग टैलेंटेड इंसान को अगर लगता है कि मेरे अंदर वो बात है कि मैं स्क्रिप्ट को एनालाइज कर सकता हूँ, वो करे वो काम, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। मेरी दिक्कत ये है कि क्या एक्टर वो खुद पढ़ के डिसीजन ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा है। भाई, हम जब काम कर रहे होते हैं, हम फिल्म की स्क्रिप्ट पे काम कर रहे होते हैं, तो बहुत सारे लोग सजेशन देते हैं, सर ये सीन अच्छा नहीं है, ये सीन ऐसा नहीं है, ये सीन वैसा नहीं है। हम सबकी बात सुनते हैं और फिर करते क्या है कि भाई राइटर और डायरेक्टर और हम बैठ के लॉक करेंगे, मैंने इसका भी सुना, इसका भी सुना, सबका सुना, लेकिन मैं करूँगा वही जो मुझे सही लगता है, मेरी कन्विक्शन जहाँ है मैं वो काम करूँगा। वो मुझे लगता है कि एक्टर्स को करना चाहिए। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो है कि हर प्रपोजल जो टैलेंट एजेंसी के पास पहुंचता है, वो एक्टर को डिमांड करना चाहिए कि आप डिसाइड मत करो कि ये स्क्रिप्ट एक्टर को देना ही नहीं है। करेक्ट। आप मुझे एटलीस्ट हर इंफॉर्मेशन दो, मैं बैठ के तय करूँगा। ये एक फंडामेंटल चेंज आना चाहिए। देखिए, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि उनका सपोर्ट सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हर चीज़ में होता है, लेकिन फाइनल डिसीजन आप किस कन्विक्शन के साथ या किस सोच के साथ ले रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और वो काम आप ही कर सकते हो, वो आपके लिए कोई और नहीं कर सकता। मैं जो लिखना चाहता हूँ वो मेरे बदले कोई और नहीं लिख सकता। मैं जो डायरेक्ट करना चाहता हूँ वो मेरे बदले और कोई डायरेक्ट नहीं कर सकता। करेक्ट। तो जो रोल आप करने वाले हैं या करना चाहते हैं, वो बिना आपकी फुल नॉलेज के कोई और कैसे तय कर पाएगा। सो आई थिंक ये कुछ चीज़ें हैं, उनको हमें ठीक करना है और ऑल इंडिया फिल्में बनाने की कोशिश पे जाना है। फिर हम बैठ के ये कहेंगे कि अरे यार पुष्पा कमाल है यार, क्या चली पूरे देश में। तो वो इसलिए चली क्योंकि उसने एक ऑल इंडिया ऑडियंस को ध्यान में रख के एक पिक्चर बनाई है। करेक्ट। उसने 100 मल्टीप्लेक्स के लिए नहीं बनाई है। तो हम सबको पुष्पा देख के लगता है कि हमें बनानी है, लेकिन जब हमारे पास स्क्रिप्ट आती है पुष्पा, तो हम मना कर देते हैं कि इज नॉट वेरी कूल, करेक्ट, आई वांट टू मेक अ कूल फिल्म। अब वो कूल फिल्म बना दे रही है, फिर 100 स्क्रीन में रहेगी,
फिर जब ब्रांड वैल्यू टूटता है तो इनसिक्योरिटी होती है, Yeah. उस इनसिक्योरिटी में और भी गलत स्क्रिप्टें सिलेक्ट होती हैं। ये सिलसिला कहीं ना कहीं हमें मैच्योरिटी के साथ रोकना पड़ेगा। Vipul, you have a very big talent house in your house. बहुत बड़ा टैलेंट है हमारे घर में, शेफाली. And what a brilliant performer she is, and she's contributed so much to cinema, theatre, and television, all platforms. How do you manage such a talented powerhouse in the house? नहीं मैनेज कुछ नहीं करना होता है। मैं कोई गॉसिप नहीं कर रहा हूँ. नहीं, मैं- बिकॉज क्या व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि दो टैलेंट है, एंड वन हैज टू बी वेरी फॉर्चुनेट टू हैव सच अ टैलेंट एट होम who's magic in front of the Yes, camera. she is brilliant. Yeah. लेकिन आपको कुछ मैनेज नहीं करना है, आपको उस टैलेंट को रिस्पेक्ट करना है, आपको उसके हुनर को रिस्पेक्ट देते हुए वो जो फैसला ले उसके साथ खड़े रहना है। आपका सपोर्ट ही सबसे बड़ी चीज़ होती है, Yeah. क्योंकि वो इतनी इंस्टिंक्टिव है, वो इतनी अपने काम को इतना ज़बरदस्त जानती है, और लोगों को एक शॉर्ट टर्म की जर्नी दिखाई देती है कि दिल्ली क्राइम्स आया और फिर पूरे देश में उनका एक वो नाम बन गया। लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि जब वो डेली सोप करती थी Yeah. और जब उसने ये डिसाइड किया कि अब मुझसे ये नहीं हो पा रहा है, उसके बाद सिनेमा में आने के लिए कितनी मेहनत लगती है, लोग काम नहीं देते, सालों साल घर बैठ के इंतज़ार करना, फिर एक माँ का रोल कर लिया तो फिर माँ के ही रोल आते रहते हैं। कम से कम 100 स्क्रिप्टें हैं जो माँ के रोल की आई और उसने कहा कि मैं नहीं करूँगी, और मैं उनमें से कुछ बहुत अच्छी फिल्में थी, बहुत बेहतरीन रोल थे, तो मैंने कहा ये रोल क्यों नहीं करना चाहती हो? तो उसने कहा ये करूँगी तो फिर माँ पे स्टैम्प लग जाएगा, मैं ये रोल अमेजिंग है लेकिन मुझे अगर माँ के अलावा भी कुछ करना है तो मुझे ये सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। तो बहुत साल घर पे बैठी, बहुत काम को मना किया, बहुत फ्रस्ट्रेशन भी हुआ, लेकिन डटी रही, कभी अपने प्रिंसिपल से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया कि हाँ चलना अभी मैं 2 साल से घर पे ही बैठी हूँ तो ये कर लेती हूँ, नहीं किया। तो आज वो उनको उनकी टैलेंट के हिसाब से काम मिल रहा है। सो आई एम द हैप्पीएस्ट टू सी दैट, क्योंकि मैंने उस स्ट्रगल को बहुत नज़दीक से देखा है। That's why इसलिए मैंने पूछा. और उस स्ट्रगल में सपोर्ट आप कितना भी करना चाहो, आप उस तकलीफ को पूरी तरह समझ नहीं सकते। और एक तरफ आपका काम चल रहा है, आप कमर्शियल फिल्में बना रहे हो, Correct. बड़े प्रोजेक्ट कर रहे हो, बैक टू बैक काम कर रहे हो, आउटडोर्स पे हो, Yeah. तो वो जो अकेलापन या वो जो फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस है कि मैं कर सकती हूँ बहुत कुछ लेकिन लोग क्यों नहीं देते, उस फीलिंग के साथ आप कितना भी सिंपथाइज कर लो, आप उसको समझ नहीं सकते। तो शी इज़ गॉन थ्रू अ लॉट, एंड इवन टुडे शी सेज नो टू लॉट ऑफ वर्क, बट शी इज़ ऑल्सो ओपनड अप टू डूइंग लॉट ऑफ अदर वर्क जो पहले वो मना कर देती थी। आई थिंक it's one of the toughest journey I have seen of somebody who is so talented. और मैंने एक चीज़ ये भी देखी है कि फिल्म इंडस्ट्री में एक लड़की के लिए अच्छे रोल नहीं लिखे जाते हैं। Yeah. बहुत कम लिखे जाते, अब लिख रहे हैं, OTT के आने के बाद सिचुएशन बदल रही है, लेकिन उसके लिए शी हैड टू वेट ऑलमोस्ट 10-15 years. It's a long time. तो इट्स अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। आदमी डिसल्यूजन भी हो जाता है कि छोड़ो ना, मुझे ये काम ही नहीं करना। इन बिटवीन वो काम छोड़ के बार्सिलोना चली गई थी पेंटिंग सीखने। क्या बात. उसने कहा ऐसा ही काम करना है, उससे अच्छा मैं कुछ और ही करूं, मैं छोड़ ही देती हूँ। वो बार्सिलोना चली गई थी, पेंटिंग सीख रही थी, एक सर्विस अपार्टमेंट में रह रही थी, सब कुछ खुद कर रही थी। बट इट्स अ वेरी लोनली स्पेस ना, बहुत अकेलापन होता है जब आपकी मर्जी का काम, जब आपको पता है कि आप काम कर सकती हो, और हर बार जब आप काम करती हो तो आप फिल्म फेयर अवार्ड या नेशनल अवार्ड ले आती हो। क्या बात है. ऐसा कभी होता नहीं है कि शेफाली ने कोई रोल किया हो और वो वेस्ट हो गया हो. वेस्ट हो, ऐसा कभी नहीं हुआ।
उसके बाद अगर आपको काम ना मिले तो बहुत दुख होता है. मुझे भी बहुत दुख हुआ, बहुत तकलीफ हुई. बट नाउ शी इज़ इन अ बेटर स्पेस. बट एक बात है कि शी इज़ नेवर लेफ्ट her positive approach towards life, towards the family. She's always been there. And I've seen that fight that she has put up. Struggle is a wrong word. I would say she has literally fought. And she's coming out as a winner. So it's a great feeling. दो बेटे हैं तेरे, दोनों माँ बाप इंडस्ट्री में, ग्लैमर, ये सब कुछ, और तुम्हारे दो बेटे जो हैं वो फुटबॉल प्लेयर्स हैं. You send them to Portugal for training and all that. Spain, yeah. Spain. मतलब what a matured decision of the parents. मतलब this is very important for people to know कि हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि पेरेंट्स एक प्रोफेशन में है तो बच्चे भी उधर ही जाते हैं, all those kind of things. What a decision. मतलब definitely तुम्हारा सपोर्ट मिला है, तुम्हारा शेफाली का, दोनों को. And when you had told me long back कि वो वहाँ खेल रहे हैं, it came as a surprise to me also, but taking a call that they went into totally different field altogether, and they did so well in their passion which they wanted to do here. I think ऊपर वाले ने, जैसे मेरे पिताजी ने मुझे मेरा काम करने दिया, नहीं तो शायद आज मैं पार्लियामेंट डिपो पे एक सेल्समैन की तरह खड़ा होता. तो मैं समझता हूँ कि I understand what my father did for me, what my mother did for me. उन्होंने अपने बेटे के पंख कभी नहीं काटे, कभी ये भी नहीं कहा कि इतनी मेहनत क्यों करना चाहते हो, आसान ज़िंदगी है, मिडिल क्लास होंगे लेकिन खुश तो रहेंगे और तुम्हें कोई झंझट कुछ नहीं, ये करना है ओके, मेहनत करो, अच्छी से रहो, ईमानदारी से काम करना. अच्छी सलाह दी और छोड़ दिया. तो मैं ऐसा मानता हूँ कि हर इंसान को वो हक होना चाहिए. कई बार हम कुछ चीज़ें नहीं कर पाते, हमारी अपनी मजबूरियाँ होती हैं, पर जहाँ तक हो सके मैं तो हर इंसान के यही कहता हूँ कि अपने बेटे ही क्या, अपने भाई हो, बहन हो, सबको, जिसको भी आप, अगर आपके हाथ में कोई डिसीजन मेकिंग है तो उन्हें कंप्लीट फ्रीडम देनी ही चाहिए, और तभी जाके वो अपनी फुल पोटेंशियल को अचीव करेंगे. मैं उनको अगर मना कर देता कि नहीं फुटबॉल कुछ हमें नहीं करना है, तो क्या होता, वो ज़िंदगी भर एक मलाल रहता कि अगर मेरा बाप मुझे फुटबॉल खेलने देता तो मैं शायद मेसी बनता या रोनाल्डो बनता. अब वो नहीं है. क्या हुआ कि मेरे छोटे बेटे का घुटना टूट गया एंड द डॉक्टर्स टोल्ड हिम कि तुम प्रोफेशनली नहीं खेल पाओगे, योर नी कैन नॉट टेक इट. उसकी सर्जरी हुई और उसने मुझे कहा कि नहीं, मैं फिर भी जाके खेलना चाहता हूँ. मैं कहा बेटा ये तेरा चलेगा ही नहीं ना, तेरा घुटना, तेरे डॉक्टर ने बोला है, इतने बड़े डॉक्टर ने बोला है. उसने कहा लेकिन मैं आई कांट गिव अप. और वो तब बार्सिलोना के शॉर्ट लिस्ट में सिलेक्ट हो गया था. ही वॉज 14. वो फिर गया और 1 महीने के अंदर घुटना गया, क्योंकि डॉक्टर ने तो बोला ही हुआ था कि तेरा घुटना प्रोफेशनल फुटबॉल की प्रेशर को नहीं झेल पाएगा. सेटबैक. तो उसे फुटबॉल छोड़ना पड़ा. लेकिन आज वो खुश है ट्राइड ना, कि मुझे पूरा मौका दिया. इवन आफ्टर सर्जरी मेरे बाप ने मुझे ये नहीं बोला, और शेफाली का भी इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि वो भी, हमारे हर डिसीजन बिल्कुल इक्वली होते हैं. हम ऐसा नहीं होता कि मेरा अकेले का या उसका अकेले का. और मेरे दूसरे बेटे को जब हमें पता चला कि इसको कुछ इंजरीज हुई हैं, बड़ा बेटा जो मेरा है, तो हम यहाँ ले आए और हमने उसका पूरा बॉडी चेकअप कराया. तो उसका राइट टो फ्रैक्चर था, फिंगर फ्रैक्चर थी, उसके स्पाइनल कॉर्ड में 5 फ्रैक्चर थे. माय गॉड. और वो पेन बेयर करके भी वो फुटबॉल खेले जा रहा था. माय गॉड. फिर उसका पूरा ट्रीटमेंट हुआ. उसको भी डॉक्टर ने बोला कि यू विल नॉट बी एबल टू प्ले प्रोफेशनल फुटबॉल एनी मोर. आपको पता होगा परमीत सेठी और अर्चना पूरन सिंह के बड़ा बेटा जो है, उनके साथ भी यही हुआ था. ही ऑल्सो गॉट इंजरी. वो भी प्रोफेशनल फुटबॉलर ट्राई कर. तो मैं जब मैंने पूछा कि अब ये हो गया, आप क्या करना चाहते हो, तो उसने कहा मैं डैडी जेन्युइनली मैं इतना
मेरी लाइफ से सेटिस्फाइड हूँ कि मुझे हर मौका मिला। मैं 2 दिन बहुत अफसोस करूँगा कि मेरे हाथ से फुटबॉल निकल गया, लेकिन फिर मैं अपने आप को समझा लूँगा कि शायद मेरी ज़िंदगी में कुछ और लिखा है, एंड आई हैव टू वर्क ऑन दैट। एंड दे बोथ टुक दैट डिसीजन कि अब हम नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, पर आज उनकी ज़िंदगी में कोई नेगेटिविटी नहीं है, कोई मलाल नहीं है। Yeah. तो मुझे लगता है वो एक माँ बाप के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि आपके बेटे जो हैं वो या बेटियाँ, उनके दिल में किसी भी चीज़ का कोई नेगेटिव इमोशन नहीं है, दे आर वेरी पॉजिटिव और खुश हैं और मेहनत कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। हमारी इंडस्ट्री में नहीं आना चाहते एज एन एक्टर, बट दैट्स ओके, दैट्स अ फाइन, दैट्स नॉट अ बिग डील। उनको जो करना है करें। हालांकि वो मेरे साथ मेरी कंपनी में हैं, लेकिन एक्टर नहीं बनेंगे। सो नेपोटिज्म का टैग में हम पे नहीं लगेगा। पर क्या पता अगर वो और कोई प्रोड्यूसर बने, डायरेक्टर बने, तो भी लोग बोल सकते हैं कि you never know. आज this generation keeps on trying new things. इनकी सोच का सिस्टम ही अलग है। ये अपने आप को बांध देते नहीं है किसी चीज़ के साथ। एक्सपीरियंस करते हैं, नई चीज़ आती है, उसको एक्सेप्ट करते हैं और आगे मुझे चलते लगता हैं। है इससे अच्छा और क्या हो सकता है। और अगर हम हमारे बच्चों के लिए ये कर सकते हैं तो वी शुड बी द प्राउडेस्ट। Yeah. Thank you, Vipul. Thank Pleasure. you for a fantastic narration of your journey. Or on behalf of my entire team, wishing you all the best for great work. थैंक यू सो मच। Many more Sing is King, Kerala stories, and all your 8 films. थैंक यू सो मच। Thank you. Thank you. अरे मैं तो नरेशन इतना कमाल था ना।